अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है ओहम्स लॉ। ये लॉ बेसिकली एक जर्मन फिजिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओहम। उन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया था। इस लॉ के मुताबिक करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वो सब कांस्टेंट रहती हैं। उनके इंक्रीज़ करने से, डिक्रीज़ करने से करंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सही। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो करंट रिप्रेजेंट होता है आई से। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब यहाँ हम आते हैं, वोल्टेज होता क्या है। देखें, वोल्टेज हम उस फोर्स को कहते हैं, उस प्रेशर को कहते हैं जो बैटरी लगा रही होती है चार्जेस पर। उस प्रेशर की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं, जिससे करंट पास हो रहा होता है एक वायर से। अब अगर हम देखें कि क्या कुछ बुक्स में लिखा होता है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखें तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वोल्टेज कभी भी करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। करंट, इस स्टेटमेंट से हमें ये लग रहा होता है कि शायद वोल्टेज जो होता है ये डिपेंडेंट होता है करंट पर, जबकि अगर बैटरी प्रेशर ही ना लगाए तो करंट फ्लो ही ना करे। सही। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए, अगर एक सर्किट में एक बैटरी है तो ये प्रेशर लगाएगी, ये फोर्स अप्लाई करेगी किस पर, चार्ज पर, जिससे कि चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सही। ये देखें, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज हो गया, वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो करंट भी डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक देखें तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कहीं भी आपने ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करनी और ना ही ये स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है। सही। इसके अंदर एक प्रोपोर्शनल आता है आई। जब हम प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है 1/r। 1/r, आर क्या है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस को शो करता है। ये रेजिस्टेंस क्या होती है, फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन, जो वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रही हो। सही। ये क्या करती है, ये करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। सही। ये आर जब यहाँ आएगा तो ये आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V इक्वल्स टू आई आर। सही। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ वायर या हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कहते हैं ओपोजिशन को, ओपोजिशन ऑफ वायर, यानी वायर के अंदर जो भी ओपोजिशन हो रही होगी करंट के अगेंस्ट, उसे हम कह रहे होते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। यानी जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसके रास्ते में जितने भी कोई रुकावटें आ रही होंगी, जो हिंड्रेंस आ रही होंगी, जो ओपोजिशन आ रही होगी, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं 1 ओहम पर। 1 ओहम को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम। ओहम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है ये ओमेगा। इसे हम कहते हैं ओमेगा। ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओहम को। 1 ओहम इक्वल्स टू ओमेगा। सही। रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला यहाँ से आगे लेकर चलें तो ये आई यहाँ चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा V/I इक्वल्स टू R। सही। यानी 1 ओहम किसके बराबर होगा, एक वोल्टेज जब हम बैटरी को प्रोवाइड करेंगे तो 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा, इसे हम कहते हैं 1 ओहम। दोबारा सुन लें, एक वोल्टेज जब हम किसी सर्किट में बैटरी के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा, इसे हम कह रहे हैं 1 ओहम। सही। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल्स। इन फैक्टर्स को अभी तो हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे, पर हमारे पास 3 फैक्टर हैं। एक नेचर ऑफ मटेरियल, एक ज्योमेट्री ऑफ वायर और एक फिज़िकल स्टेट। नेचर ऑफ मटेरियल यानी वो कौन सा
कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सही। गोल्ड है तो गोल्ड भी एक गुड कंडक्टर है। लेकिन वहीं अगर हम आ जाएं प्लास्टिक पर, तो प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होगा। वुड पर, तो वुड में से करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर हैं। इससे क्या पता चला, नेचर जो होता है वो मटेरियल का, वो भी डिपेंड करता है किस पर, करंट के फ्लो पर, सही। ज्योमेट्री ऑफ वायर, ज्योमेट्री ऑफ वायर जो है ये हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, सही। तो और ज्योमेट्री ऑफ वायर में आप फ़िलहाल ये ले लें कि वायर मोटी है या वायर पतली है। अब जो पतली वायर होगी उसमें से क्या ज़्यादा करंट पास होगा? नहीं, जो मोटी वायर होगी उसमें से ज़्यादा करंट पास हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल लें, दोनों में रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। करंट कहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा? जो वायर मोटी होगी, जिसका डियामीटर ज़्यादा होगा, सही। फिज़िकल स्टेट्स की बात करें तो ये यहीं पर आ गया था कि जो ओहम्स लॉ है इसके अंदर फिज़िकल स्टेट्स यानी सच एस टेम्परेचर वगैरह ये सब कांस्टेंट रहती हैं। तो फिज़िकल स्टेट्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, यानी आप इसको टेम्परेचर चाहे कितना ही ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। करंट जो होगा वो अपनी रफ्तार से फ़्लो करता रहेगा। अब हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं ओहमिक सब्सटेंस और एक होते हैं नॉन ओहमिक सब्सटेंस। ओहमिक सब्सटेंस नाम से ही जाहिर है कि वो वाले सब्सटेंस जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओहमिक सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये देख लें, ओहम्स लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज होगा वो करंट जो होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। लेकिन जो जितनी भी फिज़िकल स्टेट्स होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन अगर हम नॉन ओहमिक की बात करें तो देखें, इसके अंदर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा या तो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, या एक और टाइप के हमारे पास ओहमिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें जितना ज़्यादा हम नॉन ओहमिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें जितना कम हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, सही। तो बेसिकली पहले हम ओहमिक सब्सटेंसेस को देखते हैं। इनके अंदर यानी करंट जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना करंट। रेजिस्टेंस इनकी सेम रहती है, इनकी रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जो होती है रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है। नॉन ओहमिक की जो सब्सटेंस है इनकी रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है, इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। पर यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर हम इसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होगा, सही। और एग्जाम्पल्स में यहाँ हमारे पास आ जाते हैं तमाम मेटेलिक कंडक्टर्स, जिनमें सिल्वर, गोल्ड ये एग्जाम्पल्स हैं, सही। और भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर कॉपर भी एक एग्जाम्पल है, सही। जो नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, या तो ये टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इनकी रेजिस्टेंस। अगर इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है, पर जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया है। ऐसे सब्सटेंसेस के जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ करती रहती है, सही। पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा, और जो इनका ग्राफ लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में इनका करंट इंक्रीज़ कर रहा है, पर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है। ऐसे सब्सटेंस की रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, सही। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो फिलामेंट ऑफ बल्ब आता है यहाँ इस टाइप में, और यहाँ पर जो आता है वो डायोड, जंक्शंस, सेमीकंडक्टर्स का तो आपको पता ही होगा, और थर्मिस्टर्स। अभी आपके लिए नाम नए होंगे, डायोड भी, जंक्शंस भी, थर्मिस्टर्स भी, पर आगे जाकर हम इन्हें स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ आएंगे। इस चैप्टर में हम ओहमिक सब्सटेंसेस ही की बात करेंगे, हम नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस की बात नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन रेजिस्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।